वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा ये जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि पुलिस स्टेशन में आप जाओगे, अपनी कोई भी क्राइम है रिपोर्ट करना एज ए विक्टिम, एज ए इन्फॉर्मेंट, एज ए एग्रीव्ड पर्सन। किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो अगर आप एफआईआर रजिस्टर करवाने की बात कहेंगे, कोई रिपोर्ट क्राइम के रिलेटेड आप बात करोगे, तो जनरली देखा गया है कि आनाकानी करते हैं, अवॉइड करते हैं जो पुलिस ऑफिसर वहां ड्यूटी पे होगा। तो हमने बहुत से केस देखे, आज मैं कुछ केस भी रेफर करूंगा जिनमें वो कहते हैं जी एसएचओ साहब को आने दो, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन कहते हैं हम, जो हमारा लीगल लैंग्वेज में है, जो बीएनएस में जिसका रेफरेंस है। तो ये एफआईआर नहीं रजिस्टर करना एक बहुत बड़ी बात, इस पे भी मैं बात करूंगा कभी, क्यों नहीं रजिस्टर करते, क्या कारण है, और खासकर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। और नॉन कॉग्निजेबल में भी ऐसा होता है, नॉन कॉग्निजेबल में एडवाइस देते हैं कि भाई यू अप्रोच द कोर्ट, फाइल ए कंप्लेंट। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो उनमें जो आनाकानी होती है, तो कभी ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का की बात करेंगे, बहुत सी बातें करके अवॉइडेंस होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो इसके कारण मैं एक दो बता दूंगा। मेन जो कारण है वो ये होता है कि जब आप एक फॉर्मली रजिस्टर करते हैं एफआईआर, तो फिर आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और अपने सुपरवाइजर्स के कंट्रोल में, जो भी आपके हियरार्की में सीनियर ऑफिसर हैं, वहां के जो एसडीपीओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, जो स्टूडेंट ऑफ पुलिस हैं, जो भी वहां लोग हैं, उनको जो भी आप कार्रवाई करेंगे, इसको हम बोलते हैं केस डायरी लिखेंगे, उसकी एक कॉपी आपको भेजनी पड़ती है ऊपर। और ऐसे भी, और फिर कई किस्म की एफआईआर होती है, बाद में ऑफेंस प्रूव नहीं होता है, पॉलिटिकल दबाव है, सोशल जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डाइवर्स इंडिया है, उसमें जो ग्रुपिज्म है, सोशल डोमिनेंस है कुछ कम्युनिटीज की, और वो भी एक कारण बनता है फॉर नॉट रजिस्ट्रेशन। बहुत से कारण है, तो इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, ये जो आपके पास पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, अब जो सेक्शन 154 जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एफआईआर के रिलेटेड जो प्रोविजन था सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब वो प्रोविजन यू विल फाइंड जो नया कोड कह सकते हो, बीएनएस है, संहिता है, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस 2023 को जो आया है, और इन्फोर्सबिलिटी 1 जुलाई 2024 को इसको फॉलो किया जा रहा है। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब वो रिपील हो जाएगा। तो हम अपने जो एफआईआर के मुद्दे पे आते हैं कि एफआईआर क्या, दोनों जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में थी बात, जो पहले बात होती थी कि जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है इसकी, और कई बार आप फोन पे कोई इन्फॉर्म करते थे या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से इन्फॉर्म करते थे पुलिस, तो पुलिस उसको सीरियसली लेती थी, रजिस्टर नहीं करती थी। जो दो किस्म की, अब एक 0 एफआईआर की बात हुई है, एक ई एफआईआर की बात हुई। तो मैं ये थोड़ा सा ये, और अब सेक्शन जो है, जो 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की थी, अब वो 173 बीएनएसएस की। तो हम क्या सीधा आ जाएंगे चैप्टर जो 12 है, जो बीएनएसएस का है। तो ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। ये जो हेड है, जो इसका चैप्टर का टाइटल है, तो इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन, कोई रिपोर्टिंग होगी क्राइम रिलेटेड, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी।
तो रिपोर्टिंग का क्या सिलसिला है? इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस 173। तो इसमें कैसे इंफॉर्मेशन देनी है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area, J irrespective of the area, no excuse। जो वहां ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, मुंशी है, जहां कोई भी उस वक्त जो who's under legal obligation to register a FIR, तो वो अब आनाकानी नहीं कर सकता, कैन नॉट अवॉइड कि मैं ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये ऑफेंस वहां हुआ है, चोरी वहां हुई है, आपका बैग वहां से जो आप रेलवे में आ रहे थे, आपका बैग दिल्ली में गुम हुआ है, चंडीगढ़ में गुम हुआ है, कहीं और गुम हुआ है, और आप FIR जम्मू में नहीं लिखा सकते, ये पठानकोट में नहीं लगा सकते, तो आप जहां कहीं भी, चाहे कंटिन्यूशन वाले ऑफेंस हैं जो कंटिन्यूटी में होते हैं थोड़ी उसकी, और जहां कोई भी ऑफेंस है, तो आपको 0 FIR आपको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन है, और ऑब्वियसली उसी कोड को जो उसी पुलिस स्टेशन को क्यों इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ, क्योंकि वहां पे आपको विटनेस मिल जाएंगे, वहां पे सारा प्लेस ऑफ ऑकरेंस होगा। लेकिन कई कारण होते हैं जिससे ये होता है कि जो FIR जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कोई कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा होती है वहां नहीं लॉज होती समहाउ, तो फिर कहीं भी लॉज हो सकती है, और बाद में ये जो कंसर्न्ड जहां टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनती है जिस कोर्ट की, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ये एक बात आई। तो आगे क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, एरिया की कोई बात नहीं होगी, कोई ये कोई ग्राउंड नहीं होगी ये नाम हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। जहां क्राइम हुआ है, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड may be given orally or by electronic communication। तो आपको क्या तरीके हैं? या तो वर्बल आप इन्फॉर्म करेंगे, और एक और तरीका उन्होंने कहा है कि बाई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप FIR दर्ज करवा सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो रिगार्डिंग एनी क्राइम। उसके बाद क्या आएगा? एंड इफ गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज, जो हम स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं SHO ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, तो उसको आपने इन्फॉर्म करना। तो अगर ओरली करेंगे, वर्बली करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे किसी क्राइम कर ले, इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम ऑफिसर इंचार्ज और अंडर हिज डायरेक्शन। तो जो रिपोर्टिंग होगी वो खुद करेगा, या उसकी डायरेक्शन नीचे राइटिंग में उसको लाना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड FIR का है उसमें दर्ज करना पड़ेगा। एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मर, और एक ड्यूटी बनती है उसको रीड ओवर करेंगे। और ये भी एक बात है कि लैंग्वेज जो वो समझता है, ये हम ऐड कर रहे हैं और इस पे काफी जजमेंट्स आए, और ऐसा होना भी चाहिए कि जो उसने बोला है वही लिखा गया है, और उसको अंडरस्टैंड कराना है, रीड आउट क्यों करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, कि उसको आपने जो लिखा है ताकि उसको आए कि जो मैंने बोला है, वर्बली मैंने कहा है, जो रिपोर्ट किया है, इन्फॉर्म किया है, वही चीज इन्होंने लिखी है। तो एज अफोरसेड, फिर उसके बाद शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, जो भी रिपोर्ट कर रहा है तो ऑप्शन रिकॉर्ड के लिए वहां उसके सिग्नेचर चाहिए। अगर सिग्नेचर में थंब इंप्रेशन भी हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं अपने सिग्नेचर कर सकता। तो दूसरा क्या है? दूसरा एक और है, ये तो हो गई वर्बल रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग हो। एक दूसरी बात हुई बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो फिर क्या है? इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। तो इंफॉर्मेशन आई आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जो भी मोड है, तो उसको आपने रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, जो भी किसी भी रजिस्टर, जो भी रेलेवेंट रजिस्टर है उसके लिए है, FIR का रजिस्टर में आपने दर्ज कर दिया। उसके बाद
आपको वेट करना है उस बंदे को, वो विद इन 3, और उसकी ड्यूटी बनती है किसकी, जिसने इंफॉर्मेशन बाय ई मोड से भेजी है, कि वो आए और अपने सिग्नेचर, ताकि एक चीज हो जाती है, कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही इसने ये इन्फॉर्म किया है, और आगे कार्रवाई भी करनी है, इन्फॉर्मेंट है तो आगे इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है। दो चीजें हैं, ये रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ shall be entered into the book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो ये एक रजिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें स्पेसिफिक, और ये जो तो वो उसमें दर्ज करेगा, चाहे वर्बल है किसी ने दी, जब बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड आई तो सिग्नेचर दोनों में करने हैं। एक तो 3 डेज वेट करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो वर्बल अगर है तो उसी वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक देखिए ये एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो है, इसमें कॉशियस रहना है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। अगर नहीं करेगा तो इसकी जो एक पिनल सेक्शन है वो इन्वोक की जा सकती है, और वो आपको यू विल फाइंड इन अर्लियर जो इंडियन पिनल कोड थी, अब वो बीएनएस में है। जो मैं प्रोवाइजो की अगर वायलेशन होगी नहीं पढ़ेंगे, मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वीमेन, देखिए, अगेंस्ट होम एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, सेक्शन 66, section 67, section 68, section 70 and section 73 and section 74, section 75, section 76, section 77, section 78, जहां ये सारे रिलेटेड टू जो रेप है, वीमेन के साथ सेक्सुअल जो असॉल्ट हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है फोर्सिबल, आप इन शॉर्ट में कह सकते हो, और रेप है, डिफरेंट किस्म के लिए रेफर किए हैं, तो इनमें फिर और आगे हो रहा है। और सेक्शन 122 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, बी अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, जहां कहीं इस किस्म की रिपोर्टिंग होगी, ये ऑफेंस हुए हैं जो इसमें, और अटेम्प्टेड, जहां अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस हैं, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए वीमेन पुलिस ऑफिसर। ये डायरेक्शन है स्पेसिफिक, एक प्रोवाइजो है और इसको कंप्लायंस करना पड़ेगी। और कौन करेगा रजिस्ट्रेशन इसमें, एफआईआर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, चाहे ऑफिसर इंचार्ज वही है, अगर तो वुमेन है तो नो प्रॉब्लम, तो जो लिखेगा पड़ेगा वो एक वुमेन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये बताऊंगा कि इसके अगर नहीं करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो मैं एक और पढ़ूंगा, उसके बाद आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। जो पिनल सेक्शन है, जो पहले इंडियन पिनल कोड में थे, अब बीएनएस में है, भारतीय न्याय संहिता में, वो भी साथ में पढ़ दूंगा कि अगर कोई वायलेशन करेगा इस सेक्शन की, जो इस प्रोवाइजो की, एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट होम एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, सेक्शन 67, वही रिपीट है, सेक्शन 68, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 69, subsection 1 of section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77 और section 79 of भारतीय न्याय संहिता is alleged to have been committed। ये भी सारे लगते हैं रेप के रिलेटेड हैं, जो ऊपर रेफर किए हैं। are attempted is temporarily or permanently mentally or physically disabled है। जो रिपोर्ट कर रहे हैं जिसके साथ ये कमिट हुए, तो वो अगर मेंटली और जो फिजिकली डिसेबल्ड है, परमानेंटली और टेम्परेरी, दोनों बात है। फिर क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगी, देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड by the police officer
जो ऑफिसर इंचार्ज होता है किसी को डिप्यूट भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस, अगर कोई डिसेबल्ड के साथ इस किस्म के ऑफेंस हुए, जो इनका रेफरेंस ये प्रोवाइजो ए, इसकी तीन आगे आगे तीन जो सब क्लासेस हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो एट द रेजिडेंस ऑफ द person seeking to report such offences or at a convenient place of such person, choice in presence of an interpreter or a special educator as the case may be। देखिए, और मैं एक बात बताऊं, वो डफ एंड डम है, तो उसको उसके लिए आपको इंटरप्रेटर चाहिए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इशारों से बातें करते हैं। वो आपको, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो हाउ यू वुड अंडरस्टैंड, अगर इंटरप्रेटर और एजुकेटर, कई बार आपके पास ब्लाइंड आदमी है, उसको भी लिखना पढ़ना उसको आता है, कोई वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है और डफ एंड डम भी बात समझता है। बात इन द सेंस वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, उसको ये नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को तो पता है ना कि उसके साथ, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी भी डिग्निटी इन्वॉल्व है। आर्टिकल 21 उसको भी पूरे प्रोटेक्शन देता है, सेफ गार्ड देता है, उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो डिग्निटी है कायम रखने के लिए। तो आगे क्या है, तो फिर क्या है, आपको एजुकेटर लाना है, इंटरप्रेटर लेना है कि ये क्या इशारे कर रही है, क्या साइंस हैं, फिर उसको यो भी रिपोर्टिंग होगी। फिर इन रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, एक और निश्चित बात है, तो आपको वीडियोग्राफ भी करना पड़ा, ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो इस किस्म में जो प्रोवाइजो है, जो ए और बी। तो फिर आगे क्या है, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये एक और प्रिकॉशन दे दिया अंडर क्लॉज ए of subsection 6 of section 183 as soon as possible। देखिए ये क्या है, ये जो एक है कि ये एक उनको दे दिया कि कोशिश हो यही होना चाहिए कि जितनी जल्दी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन में आप 164 की स्टेटमेंट करते थे, आपको पता होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के एज ए विटनेस प्रिजर्व करने के लिए, तो उसको आप पेश करेंगे। ये भी एक इसी में दे दी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन ये एफआईआर में ही जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस पर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि आपको जितना जल्दी होगा इसको आप ले जाओ जुडिशियल ऑफिसर्स के पास, वहां पे भी इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। जो 183 सेक्शन 6 उसकी सर्कुलर आ जाओ, उसके रिलेटेड है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के ही आती है। और कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई, जैसे भी ये मोड बताए, एक रेजिडेंस की बात आई, जहां कहीं ये जो डिसेबल्ड पर्सन है मेंटली फिजिकली, ये उनके, और यहाँ कोई कन्वीनियंस प्लेस, तो जहां वो सजेस्ट करें एक, जब और इन प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, प्रेजेंस की इन्वॉल्वमेंट करनी, एजुकेटर ये कहे। अगर वीमेन है रिपोर्ट कर रही है, जो और ऑफेंस वो है जो मैंने कहा रेप रिलेटेड है, तो उनको कौन करेगा, वीमेन ही रिकॉर्ड करेगी इस किस्म की इंफॉर्मेशन। तो कॉपी उसको देने पड़ेगी फोर्थ विद, किसको, इन्फॉर्मेंट होगा, जो भी एग्रीड पर्सन विक्टिम है, ये फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लेना। तो ये एक बात आ गई। देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम आगे आ जाएंगे, ये मैं आज जहां तक ही रखूंगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट पार्ट आ गया, फिर डिस्क्रिप्शन है, ये जो ऑफिसर इंचार्ज था पुलिस स्टेशन की, कि उसने ये एक और बात आ गई कि जो ऑफेंसेस हैं, जो ये जो एक एक्सेप्शन समझो, एक आपके पास जो ऑफिसर इंचार्ज के पास एक डिस्क्रिप्शन देगी है, ये एडिशन हुआ है या बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और इसमें ये जो लॉ अवाल्व हुआ है बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट, तो उसी के रिलेटेड एक ये बात आ गई। जनरली तो ये अगर आप देखोगे ललिता कुमारी की जजमेंट है, जहां और भी जजमेंट है, तो जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसको सिर्फ देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आई है क्या वो डिस्क्लोज करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कोई बात करता है, वर्बल इन्फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करता है, कोई अदरवाइज इन्फॉर्म करता है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन, जो भी कंटेंट है उसके कोर्ट के क्राइम, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब, तो वो मैंडेटरी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये जो ललिता कुमारी और भी जजमेंट, प्रियंका श्रीवास्तव भी उसमें आई है, उसमें एफिडेविट लेना है कि ताकि फ्रीवलेस जो ये रिपोर्टिंग वो की भी एसपी को भी अप्रोच किया, वो हम ये बात आते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन दी गई है किसको, ऑफिसर इंचार्ज को, कि भाई आप पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, ये भी आप पता कर सकते हो। सिर्फ रिलेटेड है ओनली ये जो प्राइमा फेसाई जो केस है, इसमें सच्चाई है या नहीं, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं, जो रिपोर्ट हो रहा है, तो वो उसको डिस्क्रिप्शन है। तो मैं पहले जुबानी पर पढ़ता हूं, तो उसमें क्या है, वो आपको सब सेक्शन 4 में मिलेगा। ये हम सीधा आ जाते हैं इसके बाद जो रेलेवेंट सेक्शन है, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दी गई है ऑफिसर इंचार्ज को कि वो एक पीआई कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो एफआईआर लगाने से पहले, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले, वो क्या है, ये एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है ये अपने बीएनएसएस में। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, on receipt of information relating to the commission of any cognizable offense, बात cognizable offense की ही हो रही है, which is made punishable for 3 years or more, what less than 7 years। तो ये हो गई बात 3 years से लेकिन 7 year तक, 7 below 7 तक जो भी ऑफेंसेस हैं, लेस देन 7 years जो ऑफेंसेस हैं, उसमें एक डिस्क्रिप्शन है। आगे क्या है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन ऑफ फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो जो उसको रिपोर्ट हुआ इंफॉर्मेशन, तो वो डिप्टी एसपी के नोटिस में लाएगा, वो लाके उससे परमिशन ले लेगा कि उसकी, लेकिन फिर आगे है तो उसकी फिर देखेगा कि ग्रेविटी क्या है, किस किस्म का रिपोर्ट जो 3 और 7 years के बीच में रिपोर्ट हुआ है, जिसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है 3 और 7 years में ऑफेंसेस है, और उसकी ग्रेविटी देखते हुए कि किस किस्म का, किस सिचुएशन में हुआ है। एक तो पनिशमेंट की बात हुई है, और दूसरा भी है क्या किस किस्म की, और सोशल इफेक्ट क्या होता है उसका, लोगों में क्या बात है, गुस्सा है क्या नहीं है, ये एक बात, इसको भी देखना है। तो आगे क्या है, वो एक डिस्क्रिप्शन दी गई ऑफिसर को, वो कंसल्ट करेगा, परमिशन लेगा डिप्टी एसपी से, इंक्वायरी एक उससे परमिशन लेके, तो वो उसमें ही ऑर्डर डिप्टी एसपी लेगा कि मुझे 14 दिन का टाइम दीजिए, 14 दिन का, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। 14 days में ये पता लगाएगा क्या सच्चाई है, इसमें जो रिपोर्ट हुआ है, इंफॉर्मेशन है, प्राइमा फेसी प्रोसीड करना चाहिए, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वर्चुअली तो इंफॉर्मेशन आप रजिस्टर भी कर दो, उसके बाद आपको ये जो इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो देखेगा कि नहीं प्राइमा फेसी है ही कुछ नहीं, तो एक उसको डिस्क्लोज, उसमें टाइम लेगा 14 दिन का। परमिशन कौन लेगा, किससे लेगा, डिप्टी एसपी को। तो दूसरे केस में एक और डिस्क्रिप्शन है, प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन,
where there exists a prima facie case। तो एक 14 दिन के बाद भी अगर उसको पता चलता है कि भाई प्राइमा फेसी केस है, 14 दिन का टाइम लेके प्रोसीड करेगा। अगर जे बॉड है और इमीडिएट भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि भाई जो रिपोर्टिंग हुई है वाकई ही इसमें सदाकत है, सच्चाई है, ट्रुथफुल है और इसमें प्रोसीड करना चाहिए एफआईआर लगा के इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो एक जे इस किस्म की डिस्क्रिप्शन आई। आगे फिर है जो मैंने बात की है लॉजिंग ऑफ एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो मोड बताए हैं और इसके रिलेटेड जो मैंने बात की थी। अगर कोई डायरेक्शन है जैसे बीमेन ही जो इंफॉर्मेशन आएगी और पर्टिकुलर जो सेक्शंस मेंशन किए अगर उसकी रिपोर्टिंग होगी, इंफॉर्मेशन कोई बीमेन लॉज करेगी तो उसको तो एक उस रिलेटेड है। दूसरा हमने बात की थी डिसेबल्ड है मेंटल, तो वो एक डायरेक्शन है कि कैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है ये ऑफिसर इंचार्ज को इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो अगर वो वायलेशन करता है तो हम सीधा आ जाते हैं सेक्शन 199 है। देखिए ये स्पेसिफिक सेक्शन है जहां कहीं कुताही करता है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, जो जिसका रेफरेंस आज मैंने जो हमने पढ़ा 173 के नीचे दो प्रोवाइजो हमने डील किए। उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन थी कि आपको कि कैसे आपको लॉज करनी है, किसको इन्वॉल्व करना है लॉज के लिए और कैसे करनी है, तो इसमें बात करेंगे। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। तो अंडर लॉ में जो बीएनएस इज स्टैट्यूटरी बुक, ये लॉ है। तो अगर इसकी डिसओबीडियंस होती है, कोई पब्लिक सर्वेंट करता है, जो इसमें बात हुई है जो आज 173 के रिलेटेड जो बात है वो है 199 सी में है, सब क्लास सी है। और जो 199 की सी फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 173 जिसमें अभी हमने डिस्कस किया। अगर वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता है और पर्टिकुलर किसका है, किसके रिलेटेड नहीं करता है, ये नहीं है कि वो सभी के को एप्लीकेबल है ये सेक्शन। जी जो डिसओबीडियंस है कब आएगा पब्लिक सर्वेंट का, तो जहां पब्लिक सर्वेंट ऑब्वियसली ऑफिसर इंचार्ज होगा, जहां जो भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा जो 173 के नीचे जिसको कंप्लायंस करनी है। तो इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 जो हमने प्रोवाइजो में पढ़ा, 65 भी है, 66 है, 67 है, 68 है, 70 है, 71 है, सेक्शन 74 है, सेक्शन 76 है, सेक्शन 77 है, सेक्शन 79, ये आपको सारे मिल जाएंगे। ये सारे जो मैंने कहा जो विमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं सेक्स के रिलेटेड, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप है और भी जो एग्रावेटिव फॉर्म ऑफ रेप है, और ये काफी इसमें जो सेक्शन हमने रेफर की डिफरेंट काइंड्स के, अब ये ग्रेविटी और रेफर की है। तो एक है 124, ये 124 जो है ये रिलेटेड है, ये एसिड अटैक के रिलेटेड है। ये जो 125 है ब्लंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, इसमें भी जो एफआईआर लॉज करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करोगे तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो 199 के नीचे। आगे हम और पढ़ेंगे। तो उसके साथ है सेक्शन 143, एक तो एसिड अटैक की आगे, तो ये है 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस। तो ट्रैफिकिंग एक्सप्लॉइटेशन है, रिक्रूट करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन से, ये बहुत वेरियस मोड्स हैं। 143 में यू विल फाइंड सेक्शन 143 ऑफ
BNS भारतीय न्याय संहिता, और एक है 144। तो 144 भी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, जो आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों की उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, जहां बच्चा है, छोटा बच्चा है और कारण है जेब मां, तो अगर ये जो FIR नहीं लगाएगा इन ऑफेंसेस के नीचे जो रेफरेंस है C में, तो फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एक ऑफेंस बन जाता है। इसमें भी FIR अपने ही खिलाफ लगानी पड़ेगी। किसका? जो भी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन होगा। फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months but which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो कम नीचे, सबसे नीचे कितनी से है? 6 month तो होनी ही होनी है। जो इसकी वायलेशन करता है, जो प्रोवाइजो है, जो तो दूसरा जो है वो जो 173 में 2 प्रोवाइजो है। तो जिस जो 199C जो है ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 6 month और एक्सटेंड की जा सकती है 2 years तक। उसमें देखो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस है, एक तो पेनल प्रोविजन है, एक मेरे नोटिस में रिसेंट अभी जजमेंट है जो मेरे नोटिस में आई, उसमें भी ये ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। तो वीमेन जो जिसकी FIR नहीं लिखी गई और उसको उसके साथ ऑब्जेक्शनेबल उसको जो उसकी लैंग्वेज इस्तेमाल की, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन था, उसमें 2 lakhs कंपनसेशन का ऑर्डर किया। और किसने? जो ह्यूमन राइट कमीशन। और उसके बाद वो ऑर्डर था वो अपहेल्ड रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये हम ये पढ़ेंगे। ये है पाबुल जैसू दिशा वर्सेस द रजिस्ट्रार स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के ह्यूमन राइट कमीशन ने जो कार्रवाई की थी, जिसको अप्रोच किया था वीमेन ने, और जिसकी ये FIR रजिस्टर नहीं की थी और आनाकानी की थी, और एक और ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल की थी जिससे वो इनाइड हुई और उसने अप्रोच की थी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का फैसला था उसको असेल किया था किसने? ये जो ये पिटिशनर है पाबुल जैसू दिशा ने। तो ये जजमेंट रिसेंट है, रिसेंट मीन ये 30th of April 2025 की है, पिछले साल की है। तो इसको रखा है जो ज्यादा डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 की, एक डिग्निफाइड लाइफ। आप किसी की FIR नहीं लिखते हो, उसके साथ बदतमीजी करते हो, तो उसके रिलेटेड ह्यूमन राइट की वायलेशन समझी गई। तो ह्यूमन राइट की डेफिनेशन में उन्होंने कहा ये जो एक्ट है जिसने किया है ये आता है। तो आर्टिकल 21 की भी उन्होंने ये वाली बात उसमें हुई। तो और एक बात और हुई, तो भाई उन्होंने कहा कि ये रिकवर भी किससे करेंगे? जे ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन था जिसने रिफ्यूज की है FIR लगाने के लिए, तो हुआ क्या था कि पहले वो वहां पे गए तो वहां पे सब इंस्पेक्टर वगैरह, तो उसको इंस्ट्रक्शन होगी कि भाई कोई FIR नहीं लगानी। तो जो उससे बात की गई, जब ऑफिसर इंचार्ज आया तो उसने FIR नहीं लगाई। तो उसके बाद और भी अनपार्लियामेंटेरियन जो ये वाली बात की, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज की तो उस वक्त टाला मटोली भी की। पहले उसने कहा भी ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है, जो वहां पे अभी से उस वक्त अवेलेबल था, और उसी को इंडोर्स किया गया जब वो ऑफिसर इंचार्ज आया। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो काफी चेंजेस हैं BNS में जो पहले नहीं थी। तो एक तो EFIR की बात हुई, 0 FIR की बात हुई, और एक डिस्क्रिप्शन दी 3 years 7 years ऑफेंसेस थे जो इन बिटवीन, उनकी ग्रेविटी देखते हुए उसमें PI की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन डिप्टी SP से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। 14 days तक वो टाइम ले सकता है, PI कर सकता है, और अगर वो देखता है तो उसको डिस्क्रिप्शन है आफ्टर 14 years या इमीडिएट भी वो
लेकिन क्या देखना है उसने कि प्राइमा फेसी केस है, प्रोसीड करना है मुझे, वाकई सच्चाई है और आगे सच्चाई है। क्यों सच्चाई क्यों देखनी है? इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर तो लगाने के लिए भी ये देख सकता है, अगर नहीं है तो वो एफआईआर नहीं लगाएगा, तो उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि एफआईआर लगाना इंडिया में पुलिस के पास इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। इसमें काफी लोग, और मोस्ट जो है आप डाटा देखेंगे जहां इसका जो देखेंगे मोस्ट इंटरवेंशन, जो जुडिशियल इंटरवेंशन होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जाता है, जब सीनियर ऑफिसर्स को अप्रोच किया जाता है, जब कोई, मैं ये भी बताऊं, ग्रेव ऑफेंसेस में भी, नॉट ऑर्डिनरी, ग्रेव ऑफेंसेस में भी विदाउट इंटरवेंशन इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, उसकी एफआईआर दर्ज होगी, चाहे थेफ्ट है, डकैती है, चीटिंग है, कोई किस्म का भी ऑफेंस होगा। हाँ, कोई बहुत बड़े जो ऑफेंसिंग है जैसे डकैती है, मर्डर है, जहाँ हायर जो ग्रेव ऑफेंसेस हीनियस नेचर के हैं, उनमें एफआईआर, क्योंकि सोशल वहां पे कोई एनार्की ना हो जाए, वहां पे टकराव ना हो जाए, वो मद्देनजर रखते हुए, तो अगर इंडिविजुअल कोई इन्वॉल्व है, कोई ऑर्डिनरी आदमी, तो एफआईआर इतनी इजी नहीं है, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन होती है ऐसे। तो हमारा जो सिस्टम लॉ एंड जस्टिस प्रिवेल करता है, हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, वहां पे लॉयर्स हैं जो इस किस्म की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी लोग विक्टिम हैं, जो एफआईआर लॉज करने में भी, जुडिशियल इंटरवेंशन में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफआईआर का, क्योंकि एफआईआर लगी तो इन्वेस्टिगेशन, तो अनरिपोर्टेड क्राइम भी नहीं रहना चाहिए, ये भी नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये क्यों ये अवॉइड करते हैं, ये दिखाने के लिए ये क्राइम लेस मेरा पुलिस स्टेशन इधर, और वर्चुअली क्या होता है, जहां कहीं एफआईआर से भी जो पैचअप होता है करवा देते हैं, समझौते करवा देते हैं, लेकिन उससे कई बार जस्टिस जो है शॉर्ट सर्किट, वो लॉजिकल जो जितनी उसमें जो क्राइम हुआ है उसका एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, जहां जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर लॉ है उसका ट्रायल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एफआईआर लगाने को अवॉइड करके, तो उससे शॉर्ट सर्किट होगा, फिर वो पूरा इंसान नहीं होगा। तो ये लंबी बातें हैं, कभी दोबारा और एडिशन करेंगे इसमें। तो आज मुझे लगता है आज के लिए काफी है। तो फिर ये वाला जो एफआईआर का नेक्स्ट जो है जुडिशियल इंटरवेंशन, जहां और प्रोविजंस हैं, हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।